हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। ओके। तो वीडियोस आने में कुछ दिन लग जाते हैं बेटा, मेरे भी कुछ काम रहते हैं, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी आज करेंगे। एग्जाम्पल सारे हमारे ख़त्म हो चुके थे, इसके एग्जाम्पल हमने लगा लिए थे, बस पहला पहला एग्जाम्पल रह गया था। कोई एग्जाम्पल नंबर 1 उसे मैं करवाऊँगा, डोंट वरी। ओके। चलो इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले एनसीईआरटी के जो ब्लू वाले क्वेश्चन होते हैं, तो सबसे पहला है इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 134 पर, एनसीईआरटी किताब के पेज नंबर 134 पर ये दो इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं। बहुत वेरी ही सिंपल हैं, इन्हें मैं ना भी कराऊँ तो भी बात बन जाएगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि यहाँ पर वीक बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पूछ रहा है जो हमारा ग्रेविटेशनल लॉ हुआ करता था वो हमसे क्या कहता है ये बताओ, है ना। ग्रेविटेशनल लॉ जो हुआ करता था वो क्या कहता है ये बताओ, ये पूछ रहा है वो। ठीक है, ग्रेविटेशनल लॉ कह लो या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कह लो, बात एक ही है। ग्रेविटेशनल लॉ पूछ रहा है क्या कहता है। ठीक है, तो बेटा देखो ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता था। ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता था, ग्रेविटेशनल लॉ हमसे कहता था कि जो फोर्स होती है, अगर यहाँ पर दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ठीक है, क्या कहता था, अगर एक बॉडी ये है m1 और एक बॉडी ये है m2, और इन दोनों के बीच में अगर r डिस्टेंस है, तो ये दोनों, इन दोनों के बीच में क्या लगती थी, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती थी, है ना। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, एक दूसरे को खींचती तो है। इन दोनों बॉडीज़ के बीच में क्या लग रही है, एक फोर्स लग रही है। कौन सी, अट्रैक्शन वाली, यानी कि ये इसको खींच रहा है अपनी तरफ और ये इसको खींच रहा है अपनी तरफ, ये इसको खींच रहा है और ये इसको खींच रहा है। ठीक है, बताइए समझे। तो जो फोर्स होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों के प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों मासेस के मल्टीप्लाई के, यानी कि m1 इंटू m2। और क्या कहता था कि फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट हमको बतानी है ना। बताइए समझ में, यूनिवर्सल लॉ हमें बताना है। यूनिवर्सल लॉ बेसिकली होता क्या है कि इन दोनों के फोर्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों बॉडीज़ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बताइए समझ में। डिटेल में अगर यूनिवर्सल लॉ अगर आपको पढ़ना है तो इस लेक्चर का सबसे फर्स्ट वीडियो देखना, इस लेक्चर का सबसे फर्स्ट वीडियो देखना, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलो तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन चलो लिखते हैं। तो क्या लिखोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ओके, जो हमने बात बताई है बस वही लिख दिया है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़, दो बॉडीज़ के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के, है ना, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस r है उसके। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमने बताई है। फॉर्मूला लिखो तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप इस तरह से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बहुत सिंपल था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन वो सीधा डेरिवेशन पूछ रहा है। वो पूछ रहा है अर्थ और, पता है समझ, अर्थ और अर्थ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, उस फोर्स का फॉर्मूला लिखो, उस फोर्स का
फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखने से मतलब है उसका डेरिवेशन बता दो थोड़ा थोड़ा, है ना। तो देखो हम बता देंगे। देखो बेटा हमें पता है, मान के चलो अगर ये कोई अर्थ है, अगर ये कोई अर्थ है और ये कोई अर्थ है और इसके ऊपर अगर कोई ये बॉडी रखी हुई है ना, ये बड़ा वाला मास अर्थ का, ये छोटा वाला मास ऑब्जेक्ट का। ये छोटा वाला मास, ये बड़ा वाला मास, ये अर्थ का मास है, ये ऑब्जेक्ट का मास है, ठीक है। और देखो ये ऑब्जेक्ट जो है अर्थ पर रखा हुआ है, अर्थ के मास पर रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अरे अर्थ इसको खींच रही होगी ना अपनी तरफ, मतलब दोनों ही एक दूसरे को खींच रही होंगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उसका हमें फॉर्मूला बताना है। तो कैसे बताएंगे? ग्रेविटेशनल लॉ से हम बता देंगे। ग्रेविटेशनल लॉ से हम बता देंगे। ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है बेटा? देखो ग्रेविटेशनल लॉ हमसे कहता है कि फोर्स जो है वो क्या होती है, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है छोटे वाले मास के और बड़े वाले मास के प्रोडक्ट के। बताओ सही है इतनी बात? ये इतनी बात मुझे समझ में आ गई। दूसरी बात, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके, तो इन दोनों के बीच में मैं देखो, अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस मेज़र किया जाएगा वो अर्थ के सेंटर और ऑब्जेक्ट के सेंटर से ही तो मेज़र किया जाएगा। अब मुझे ये बताओ, एक तरह से अर्थ का जो सेंटर होगा, अर्थ के सेंटर से इस बॉडी तक का मतलब अर्थ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, क्या वो अर्थ का रेडियस नहीं होगा? हाँ, अर्थ का रेडियस नहीं होगा। देखो जो बॉडीज़ के बीच में जो डिस्टेंसेस होते हैं वो मेज़र कहाँ से किए जाते हैं? वो मेज़र कहाँ से किए जाते हैं? सेंटर से, है ना। ये बॉडी का सेंटर, ये अर्थ का सेंटर, है ना। तो ये डिस्टेंस होगा। तो मुझे एक बात बताओ, अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? देखो यहाँ पर ये छोटा वाला रेडियस भी तो है, बॉडी का छोटा वाला रेडियस होगा ये, और प्लस ये बड़ा वाला रेडियस होगा इसका, है ना। तो मैं एक तरह से क्या लिख सकता हूँ? छोटा वाला रेडियस प्लस बड़ा वाला रेडियस, ऐसे तो लिखूँगा। यही तो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, है ना। सेंटर से अगर मेज़र किए जा रहे हैं, तो छोटे वाले बॉडी का भी रेडियस इसमें आ गया, इसलिए आर लिखा, प्लस बड़े वाले बॉडी का भी रेडियस आ गया। लेकिन यहाँ पर ये जो छोटा आ रहा है ना, ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा। ये क्या है? ये बहुत छोटा, बहुत छोटा। क्योंकि बेटा ऑब्जेक्ट का रेडियस अर्थ के रेडियस के मुकाबले क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ज़ीरो के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे? हम केवल आर को ही मानेंगे, आर को ही मानेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम हम क्या करेंगे? आर को मान लेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, स्क्वायर के, ठीक है, स्क्वायर के। ये रेडियस है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या है, जो छोटा वाला आर है इसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, नेग्लेक्ट क्यों कर दिया है? क्योंकि ये वेरी छोटा है। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, फॉर्मूला टाइप करना था यार, पर बोथ इक्वेशंस, ठीक है। जैसे कंबाइन करेंगे तो मेरा आ जाएगा, देखो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन में आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी का साइन था, जी आ जाएगा यहाँ पे, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये आ जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है। ये एक तरह से प्रूव्ड भी हो गया, ठीक है बेटा। वीडियोज़ आती रहेंगी, आप देख लेने से अच्छे से, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ओके। मतलब दिक्कत हो तो कमेंट ही करोगे ना, ओके। थैंक यू वेरी मच।